Ole. Okay. Good afternoon to all of you. A lot of people have joined. Today is a special session with a special guest. He is a certified financial planner. Prashant Jain ji is his name. Prashant ji, can you hear me? Yes, sir, absolutely. I can hear you. Namaste, Full sir. on. Namaskar, Prashant. Sagar Jain. I forgot the Sagar part of it. सागर इज आप ज्ञान का सागर है, ठीक है, पीछे भी सागर टाइप ही दिख रहा है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई विल हैंड ओवर क्विकली टू यू, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग पे जो भी चैनल के प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको चैनल पे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, और जो ऐप से ज्वाइन करें आप लोग, आप सब लोगों को ऐप पे मिल जाएगी। ऑल ऑफ यू हु हैव ज्वाइन थ्रू ऐप मे चूज टू टेक मेंबरशिप, प्लेटिनम मेंबरशिप ऑफ द चैनल। फिर आपको पुराने, नए और आने वाले सब उसमें पार्ट ऑफ द मेंबरशिप, जैसे नेटफ्लिक्स की देखते हैं वैसे देखने को मिल सकता है। नहीं तो बार बार आला कार्ट आपको लेना पड़ेगा। चॉइसेस लेफ्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, जिसको जैसे करना है। जो ज्वाइन करना चाहता है प्लैटिनम मेंबरशिप, वो मेरे नंबर पे पी व्हाट्सएप कर सकता है। इन द चैट आई विल जस्ट शेयर माय नंबर टू यू। एक बार अगर कोई जैसे नया जुड़ा है तो जिसको नहीं पता मेरा नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर, मान लो कोई इशू हो बाद में, कोई रिकॉर्डिंग या कोई ऐसी चीज हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लें, बाय द नेम अमित, ठीक है। एंड चैट में पीपल विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस, मैं बीच में मॉडरेट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके प्रशांत, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। So, hello everyone. My name is Prashant Jain, and I have recently completed my CFP. And I have been working in the industry for almost like 8 years. और खैर ये बात मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट क्या है कि आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ अमित जी, एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू हिम फॉर लास्ट 2 years. सो बहुत मज़ा आता है इनको सुन के। तो मैं आज के सेशन के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये सेशन बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी और प्रेजेंटेशन दिखा के मैं बोलता रहूँगा। इट विल बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हम एक्सेल पे कैलकुलेशंस भी करेंगे, हम आपको फन फैक्ट्स भी बताएंगे। तो लेट्स बिगिन। होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, दिस स्लाइड। हाँ जी, हाँ जी। सो ग्रेट है। तो रिटायरमेंट का ना मतलब नाम आते ही ना इंडिया में, मतलब अगर क्लाइंट से हम बात करें कि रिटायरमेंट, तो वो कभी कभी ना गुस्सा हो जाता है। तो रिटायरमेंट का मतलब कोई रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब हो सकता है, एक रिटायरमेंट हम जो शब्द ये जानते ही है, दूसरा हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और तीसरा हो सकता है फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ टाइम। मतलब इफ आई हैव ए सर्टेन मनी, तो मैं फिर कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब पीपल आई सी आर रनिंग आफ्टर द मनी, एंड एक नंबर पे कभी कभी ना फिक्सेट करना चाहिए, क्योंकि मतलब फिर इट्स एंड गेम ऑफ जीरोस कई बार आखिरी में। तो मैं आपको पहली ये बात बताना चाहूँगा कि इंडिया में आप जो बैंक्स खोलते हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि कितने रुपए की आपकी जिम्मेवारी है, मतलब खाते की, मतलब जो सरकार लेती है। तो द फिगर इज 1 लाख और 5 लाख। कमेंट बॉक्स में डालो 1 लाख है कि 5 लाख है वो फिगर। ग्रेट, मतलब काफी लोग मतलब 5 लाख, मतलब एक ने मतलब 1 लाख। ओके, ठीक है। नहीं मतलब ग्रेट है सर, मतलब तो हाँ, मतलब लिमिट 5 लाख है। तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे उस एग्जाम्पल से जिसमें आपके अश्नीर ग्रोवर जी ने अभी पीछे पीएमसी बैंक को जो बचाया था। तो सरकार की तरफ से 5 लाख मिलते हैं। तो आई विल जस्ट शो यू कि वो क्या चीज़ है।
I will have to share my screen again. Okay. मेरे पास अभी कहीं खो गया, मैंने कल सेव करने की कोशिश की थी. तो देर इज करोड़ ऑफ मनी लाइंग इन ईपीएफ, इंश्योरेंसेस, बैंक्स. तो अब तो खैर डिजिटल इंडिया हो गया है, तो एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड. ओके. You're able to see it, right? ठीक है, तो हम स्लाइड पे हैं अभी. तो अनक्लेम मनी का मैंने बताया कि मैं आपको डिटेल्स सेंड ओवर करूंगा, बट इंडिया में क्या है कि देर इज करोड़ ऑफ मनी लाइंग विद दी मेनी एजेंसीज, जो कि कोई क्लेम करने आता नहीं है. तो इसके बाद मैंने एक पॉइंट सोचा था आपसे सबसे डिस्कस करने के लिए कि नॉमिनी के ऊपर. तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा अभी कि एक कोई भी है बंदा, वो जाता है बैंक में, उसने जाके एक बैंक का फॉर्म लिया, भर दिया, और उसमें नॉमिनी नेम XYZ लिख दिया. तो वो नॉमिनी जाएगा, उसे पैसे मिल जाएंगे क्योंकि वो नॉमिनी है. तो अब ये सब अब आप लोग ये सब बताना कि यस और नो में कि ये जो पैसा इसको मिला, क्या इसको कोई और आके क्लेम कर सकता है इससे? यस और नो में लिखो. काफी मतलब मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं इसके ऊपर. तो इस पे मैं आपको ये बता देता हूँ, हम आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरस्टेट डेथ की, जहां पे देर इज नो विल, देर इज नो ट्रस्ट, अभी कुछ नहीं है. इंटरस्टेट का मैं बता रहा हूँ. तो इन दैट के जो नॉमिनी है ना, वो सिर्फ एक कस्टोडियन होल्डर है. मान लो 1 करोड़ रुपए हैं, तो वो कस्टोडियन होल्डर है सिर्फ अभी इस टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल लेट मी से देर इज अ फादर, देर इज अ मदर, एंड देर आर 2 किड्स. ये एक फैमिली का स्ट्रक्चर है. इस फादर की ना डेथ हो गई, तो नॉमिनी इसने अपने बेटे को बना रखा है. तो अब इसमें क्या होगा कि फादर चला गया, ठीक है, बेटा नॉमिनी है, जाके पैसे ले सकता है. बट अगर उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर हिंदूज में है, अगर उसे कोर्ट लेके कोई जाता है, तो वो उसको शेयर करना पड़ेगा, मदर के साथ में भी और सिस्टर के साथ में भी, इन दैट वे. हाँ, मतलब वो क्लियर है, मतलब कि वो अगर इंटरस्टेट है तो बस. ठीक है, ये हमारा पॉइंट कवर हुआ. ओके, अब हम स्लाइड पे चलते हैं. तो सर ने मुझे बोला कि आज रिटायरमेंट प्लानिंग के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग जो है ना, वो एक पार्ट है एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग का. तो रिटायरमेंट प्लानिंग को पढ़ने से पहले हमें पहले बेसिकली थोड़ा इसको भी देखना है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो टोटल कैसे होती है. तो सबसे पहला उसमें आता है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट. तो इसमें आपका सारा क्रेडिट कार्ड्स का आ सकता है, और इसमें आ सकता है आप कैसे अपने मनी को मैनेज करते हैं. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था सबसे कि आप सब क्रेडिट कार्ड, मतलब मुझे नहीं पता यूज कौन करता है कौन नहीं करता है,
तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट कर दे तो मतलब कितना परसेंट पर मंथ का मतलब चार्जेस लगते हैं उसको बताओगे आप कमेंट बॉक्स में? पर मंथ कितना परसेंट लगेगा अगर कोई क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट करता है इंडिया में? तो सही है, मतलब 36% सालाना, हाँ 3% मंथली होता है, करेक्ट है। तो मतलब मुद्दा ये है कि आप कंपाउंडिंग को अपने लिए यूज करना चाहते हो कि अपने अगेंस्ट करना चाहते हो? सारा गेम इस बात पे आधारित है बस। अब ये मैंने कुछ कुछ लिख रखे हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, ये आपकी बेसिकली सारे गोल्स हो सकते हैं, मैरिज का, एजुकेशन का, रिटायरमेंट का, इंश्योरेंस प्लानिंग। तो इसके अंदर सारा आपका जितना भी कार्स का, खुद की ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इंडेमनिटी कवर्स, ये सारी चीजें कवर होती हैं। क्योंकि सीएफपी का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपको एक ऐसा बंदा मिलता है जो 250 आवर्स पढ़कर आ रहा है, एक हाई लेवल का 3 आवर का पेपर क्लियर कर कर आ रहा है, एक फाइनेंशियल प्लान की एक लेवल पे उसको बना के सबमिट करके वाला बंदा आ रहा है। तो इन दैट वे पर्सन बहुत तैयार है आपको डील करने के लिए। तो जस्ट ए फन फैक्ट है यहाँ पे कि 3200 अराउंड अभी इंडिया में सीएफपी हैं, एंड आई एम द 6th वन इन ग्रेटर नोएडा। ठीक है, दैट बीइंग सेड, इसमें एनकम्पास आपका टैक्स प्लानिंग भी करता है। तो टैक्स प्लानिंग में मैं कुछ आपको आज अब एक गिव अवे देना चाहता हूँ एडवांस में, तो ये बोनस है सबके लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ 2026 2027 का डेट का टैक्सेशन। ये स्लाइड कंप्लीट करके मैं वहां जाता हूँ आपके पास, ताकि मेरे को यहाँ दोबारा आना ना पड़े स्लाइड के लिए। नेक्स्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो खैर इस पे एक किस्सा है, मतलब कहानी नहीं सुना रहा आपको ये। तो मैं किसी के साथ नीचे सैर करने गया, वो मिस्टर अग्रवाल है हमारे, 45 ईयर्स के हैं। तो उन्हें मैंने गलती से कुछ ऐसा ही रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में कह दिया। तो दैट टाइम आई वॉज एमएफडी एजेंट, तो 2-3 साल पुरानी बात है। तो बिलीव करना, वो गुस्सा खा गए। वो कहते कि वो सुपूत होगा तो कमा लेगा, कपूत होगा तो बर्बाद कर देगा। मतलब यहाँ पे मतलब किसी से बात करो तो मतलब उसको मतलब लगता है तुम उनको रिटायर करना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना विचार है इसके अंदर। देन अब ये लास्ट पॉइंट है मेरा, एस्टेट प्लानिंग इसके अंदर। तो इसके ऊपर भी मतलब मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, तो मैं सुनाना जरूर चाहूंगा। तो देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन, so he is Dash Gupta. I'm not going to name the person, sorry, because of some security reasons. So he was the top, मतलब टॉप शॉप ऑफ आवर स्कूल, हमेशा बच्चा आगे रहने वाला, मतलब 3 बहनों का अकेला भाई। तो अब दे हैव राउंड अबाउट 15 करोड़ ऑफ you can say कोटीज इन पीतमपुरा। So he used to live in some separate home. There were some issues. सो ये स्टेट प्लानिंग ना करने का मैं आपको नुकसान बताना चाहता हूँ जो उसको हुआ। एक फैक्ट्री थी 2 करोड़ की, घर थे 15 करोड़ के। बिलीव करना, उनकी तीनों बहनों ने कैसे तैसे करके वो 15 करोड़ के घर उससे ले लिए, विल बनवा के फादर के साथ। तो सोचो, जो आदमी के पास 17 करोड़ हो एक रात पहले, और अगले दिन आप उसको कह रहे हो कि यार तेरे 15 करोड़ चले गए। इट्स अ शॉक। ठीक है, तो ये मेरे कंपोनेंट्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। मैं आपको साथ टैक्स का एक डिस्कशन करना चाहूंगा, पहले डेट का यहाँ पे, टू सेट थिंग्स राइट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2000। कोई कुछ कह रहा है क्या?
नहीं। फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27, तो इसका मतलब हो गया हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, जो कि हो गया हमारा 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। ये इसमें एप्लीकेबल होगा ये टैक्सेशन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, जब हमारा सीए फाइल करेगा। तो क्या कहता है ये कहता है कि 65% से पैसा अगर डेट में ज्यादा है तो वो क्लासिफाई करता है एज अ डेट म्यूचुअल फंड। 1 अप्रैल 2023 से पहले अगर आपने कुछ भी खरीदा हुआ है और आप उसको 2 साल से पहले बेच दोगे, तो आपको स्लैब रेट, जो आपका स्लैब रेट बनता है टैक्स का, इनकम टैक्स का, उस पर आपको मतलब मान लो 30% का स्लैब रेट है, तो 30% प्लस सेस 31.2% आपको टैक्स पड़ जाएगा उस पर। और अगर 2 साल बात करोगे लॉन्ग टर्म के केस में, उसके इस माल को बेचोगे, तो आपको टैक्स पड़ेगा 12.5% नेट। और ये सबसे बड़ा गेम चेंजर एक सरकार लाई थी कि इसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद में आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, आपको जो टैक्स है वो स्लैब रेट पे ही पड़ेगा। तो दिस वाज वन गिव अवे विच आई वांटेड टू गिव यू। ठीक है, तो लेट अस मूव बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग ऑन दैट स्लाइड्स। ठीक है, तो ये है कि सर कि क्लाइंट्स क्यों चूज करते हैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि 250 आवर्स की वो कोचिंग करते हैं और एक बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम पास करते हैं। एंड यहाँ खत्म नहीं होता, दे हैव टू अर्न 15 continuing development points in every year, they have to do continuous study। तो हमारा एक 600 लोगों का पास आउट का एक बैच बना हुआ है, तो उसमें सारा दिन मतलब ऐसा कुछ ना कुछ शेयर होता रहता है जो हम सबकी लाइफ में सर हमें हेल्प करता है। ये फिड्यूशरी ड्यूटी, खैर ये मैंने लिखा है, ये तो अमेरिकन कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा काम आता है, बट यहाँ भी आता है। बट लेकिन अभी ये ग्रोइंग प्रोफेशन है इंडिया में, तो आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि देखो इंडिया में 12 करोड़ लोग हैं जिनको इस रिक्वायरमेंट की नीड है, जो मेरी कैलकुलेशन है। उसके लिए 3 करोड़ फैमिली के हेड हैं। उन 3 करोड़ फैमिली के हेड्स को हैंडल करने के लिए 3,000 सीएफपी बहुत कम है, कम से कम 30,000 चाहिए। अमेरिकन काउंटर पार्ट के पास 90,000 सीएफपी है। पीस ऑफ माइंड, ये सबसे ज्यादा मतलब कॉस्टली चीज है। मतलब अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड है तो आपके पास सब कुछ है। पीस ऑफ माइंड है तो बीपी भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगी, कुछ बढ़ेगा नहीं, तो खुश भी रहोगे, मजे करोगे, लाइफ में हेल्दी रहोगे। तो सीएफपी इसको चूज करो, मुद्दा ये है यहाँ कहने का। अब हम लोग रिटायरमेंट कैलकुलेशन करने का पहले सोच रहे थे, बट कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले क्या होता है ना कि अगर मैं उसका बेस सेट राइट नहीं कर पाऊंगा तो मजा नहीं आता बात का। मतलब एज अ लिसनर मुझे तो नहीं मजा आता था कि अगर कोई मेरा मतलब बेस मतलब राइटली सेट ना करे और सिर्फ बताना शुरू कर दे, तो मतलब ऐसा लगता है यार ये क्या बात कर रहा है यार, मतलब क्या कहना चाह रहा है मतलब। तो मैं पहले कुछ टर्म्स को पहले डिफाइन कर लूं, ताकि जब हम बात करेंगे आगे चल के सेशन में तो हमें उस पर मजा भी आएगा, बढ़िया लगेगा हमारे को। तो मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ पहले रियल रेट कॉन्सेप्ट पे। बाय द वे ये शीट, ये जो एक्सेल की है, ये मैं आप लोगों को सेंड ओवर कर दूंगा सर को, तो आप सब इसको बाद में देख भी पाएंगे। ठीक है, तो रियल रेट कॉन्सेप्ट क्या है। तो मान लीजिए कि आज की डेट में किसी ने बोला कि मैं प्रेजेंट वैल्यू पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और मैंने क्या किया, इसको मैंने फ्यूचर वैल्यू
इसे बेच दिया 2.5 लाख का। कितने साल में? 5 साल में। ठीक है, तो मैं इसमें रेट निकाल लेता हूं पहले तो। पीवी, एफवी, तो ये 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इसका। ठीक है, बट क्या है ना कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ये होना चाहिए कैलकुलेशन हमारा, रेट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कौन अकाउंट करेगा? हमने इतना पैसा कमा लिया, मेरे पापा कहते हैं अरे तुझे पता है हमने 32 लाख का मकान लिया था, अरे उसको हमने इतने करोड़ का बेच दिया इतने साल बाद। ठीक है सर, बेच दिया, बहुत अच्छी बात है। सर रियल रेट निकालो इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, दैट इज द राइट वे ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सिर्फ रेट निकालना कुछ नहीं है, मैंने इतना रेट कमा लिया, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो सर ये कैसे है हमारा 1.20, ये इसका सॉरी पहले फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को। 1 प्लस इन्वेस्टमेंट रेट, इसे हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन हम लोग अभी जाके चेक करेंगे, पहले यहाँ पे आपके केस में चेक करने की नीड नहीं वैसे तो। हमने देखा है कि इसको हम पकड़ लेते जी, आरबीआई की कंफर्टेबल इन्फ्लेशन क्या होती है, तो मेरा मानना ये 4 से 6% की होती है। ठीक है जी, इसका मतलब हो गया कि ये 1.20 डिवाइड बाय 1.06 मैं ले लेता हूं, तो एक्चुअल 13.2 रेट हो गया मेरा। 20% इज 1.2 मैंने कर दिया, और ये 6 को मैंने कर दिया 6/100, 1.06। 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन -1। ठीक है अमित जी, मतलब यहां से इसके बाद मतलब मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा, मतलब रिटायरमेंट की, नॉर्मल और बकेटिंग की। यहाँ पे आप ठीक है। मतलब कुछ अपना मतलब एड ऑन प्लीज पहले करना चाहेंगे नहीं तो? नहीं, ठीक है प्लीज बताइए। ठीक है ना, ऑल गुड? ठीक है सर, ग्रेट है। चलो इसके बाद हम, ये नॉर्मल हो गया और इसे कर देते हैं ठीक है, डेट टैक्सेशन, रियल रेट, नॉर्मल और बकेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं कि रिटायरमेंट तो सिर्फ एक वर्ड है, बट हमारे को ना मतलब एक लाइफ में पॉइंट आता है जब काम तो हम बहुत कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं हमें मतलब उस पैसे को एंजॉय भी करना है। तो इस पॉइंट में ना मुझे हमेशा मतलब इनकी गुरुजी की याद आ जाती है, ये अमित जी की। ये हमेशा ना रेफर करते हैं, आप भी मतलब कभी देखना इनके मतलब यूट्यूब चैनल में, तो ये कहते हैं पैसे के 3 ही काम है, मतलब मुझे याद है। तो ये कहते हैं कि या तो दान कर सकते हो, या उस पैसे को भोग सकते हो, ये तो अंत में नष्ट ही हो जाता है। तो वही कहानी, हमने ये पैसा बनाया तो इसको भोगो। तो उस बेस पे हम ये अभी एक बनाने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलो बिगिन करते हैं आप लोगों के साथ इस चीज को ना। ठीक है सर,
तो हम एज्यूम करेंगे अब यहाँ पे कुछ चीजें, एजम्पशंस। ठीक है, तो ये है सर हमारे सर के फेवरेट कपल है, मेरे को याद है। सर जो कहते हैं हमेशा, रोहित और नेहा, तो रोहित से शुरू करते हैं। तो ये रोहित जी हैं हमारे, इनकी जो करंट एज है वो है 35। ठीक है जी। इनकी आपकी रिटायरमेंट एज ले लेते हैं 60। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लेते हैं 85। मतलब जीते हैं लोग 100 साल भी जी, हम तो ये चाहते हैं सर। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं इन्फ्लेशन प्री रिटायरमेंट। 4% ले लेते हैं चलो। इन्फ्लेशन पोस्ट रिटायरमेंट, ये भी 4 ही ले लेते हैं अभी के लिए। अच्छा, अब क्या बचा हमारा? अब हमारा आया इन्वेस्टमेंट रेट यानी ग्रोथ रेट। ये हमारा होगा, अब गुरुजी ने बोला है कि आज डेट पे बात करो, तो मुझे डेट पे बात करनी है, तो मैं इसको 8% ले लेता हूँ चलो। मैं आगे नहीं बढ़ाता इसको, वो 12-15 वाली बात नहीं करूंगा, इसको 8 पे फिक्सेट करते हैं चलो। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमें 2 टर्म समझने हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जब पैसा मुझे चाहिए होगा फ्यूचर में, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस रिटायरमेंट एज। और ये एक्यूमुलेशन है, जो पैसा जिस समय मेरे को पैसा इकट्ठा करना है। तो 25 साल है जी हमारे पास पैसा इकट्ठा करने के लिए, और 25 साल है उसका तो उसको भोगने के लिए। सेव, देन हम कह सकते हैं, थोड़ा खराब टर्म है लेकिन कह सकते हैं कि बर्न, इधर बचाओ इधर उड़ाओ। ठीक है, तो क्योंकि हम आज जो इकट्ठे हुए हैं सारे लोग, सब मतलब मैं तो मतलब मिडिल और हायर मिडिल क्लास से रिलेट करता हूँ चीज़ों को। तो ये एनुअल हमारा एक एक्सपेंसेस में मान लेता हूँ अभी के लिए 50,000 रुपये महीना मान लेता हूँ चलो। जस्ट अ आज सेकेंड, की जस्ट अ डेट। सेकेंड। हाँ जी। ये मेरी स्क्रीन पे ना इमोशंस और कुछ आ रहे हैं। आई जस्ट वांट टू टेल देयर इज नो ऑर्गेजम गोइंग टू हैपन हियर फॉर एनीबडी। We are learning. I am very intelligent. I am surely I am very intelligent than all people who are joined. I am also learning. यहाँ पे कहीं कोई फरारी की स्पीड नहीं है। जिन जिन को फ्री का मिला हुआ है वो भी तकलीफ कर रहे हैं। दैट्स वाई कोई पैसे की जरूरत होती है। मैं हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, आराम से बता रहा है। ये 5x स्पीड पे बता के तुम्हारे दिमाग से ऊपर चले जाएगा, क्या करना है, क्या कर लोगे? यह सारे नौकरी ही पीट रहे हो ना अभी। कोई टाइकून तो बना है नहीं, तभी तो आए हो इस क्लास में। मुकेश अंबानी होते तो आते क्या इस क्लास में? सो डोंट डिस्टर्ब। आई आई मैं मेरी क्लास में कोई करे, मैं तो रूथलेस करके निकाल देता हूँ, बट इट इज प्रशांत क्लास। मैं खुद सीख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपने डाउट्स मन में डाल रहा हूँ कि जो मैं पूछूंगा आप लोग भी डालेंगे, ठीक है? तो कई लोगों को क्या होता है ना, दे वॉच लॉट ऑफ पॉर्न। तो उन्हें क्या है, सिर्फ पॉन ही देखना है, बस वो फाइनेंशियल पॉन ना, उनको वही देखना होता है कि जस्ट ऑर्गेजम हो जाए एंड लेट्स गेट टू नेक्स्ट बिजनेस। प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है? देयर विल बी नोबडी हु विल एवर टॉक लाइक दिस दैट आई एम टॉकिंग। लाइफ में कोई भी चीज सीखनी है, किसी ने सीखी है। ये जो डिग्री इसने हासिल करी है ना भाई साहब, इंडिया में 4,500 आईएएस हैं, इंडिया में 9,000 पायलट्स हैं, सीएफपी उनसे कहीं कम है। जब तुम एग्जाम देने की कोशिश करोगे पता चलेगा। मैंने दे रखे हैं ये सारे एग्जाम, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, प्लीज। ओके प्रशांत, स्टार्ट। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि
हम सारे मतलब अपने आप को मिडल और हायर मिडल में मतलब मानते हैं। तो मैंने मतलब एक रफली एक फिगर ले ली कि 50,000 मंथली इंटू 12, 6 लाख रुपए सालाना चाहिए होगा। तो इसी कैलकुलेशन पर्पसेस में ना यहाँ पे हम एनुअल में ही मतलब इसको हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये एट द एज ऑफ 35 है। अब हम ले रहे हैं कि एक्सपेंसेस ऑन डे 1 ऑफ रिटायरमेंट, रिटायर होते ही पहले दिन पैसा चाहिए मेरे को, ठीक है। वो कितना चाहिए? वो चाहिए हमें दिस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन प्री रिटायरमेंट वाली रेज टू द पावर 60 माइनस 35। ये फिगर हो गई 15 लाख समथिंग। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको वैलिडेट करेंगे। हमें हर चीज को वैलिडेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर लास्ट में हमारा आंसर गलत है तो क्या पॉइंट है। तो हम हर चीज को वैलिडेट साइड के साथ करेंगे आज। 1.04 रेज टू दी पावर 25, देखो ये हमारा वैलिडेट हो, ठीक है। अब सर ये वो पैसा है जो आपको इस उम्र से चाहिए, और ये पैसा ये नहीं चाहिए, ये भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि पीवी ऑफ एक्सपेंसेस ऑन डे 1 फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, ठीक है जी। अगले 25 साल के लिए पैसा चाहिए हमें। तो इसमें भी आप वो पकड़ेंगे कि पीवी 1 प्लस एक मैं यहाँ चेंज करना जरूर चाहूंगा कि मैं ये इसको और मॉडरेट करूंगा कि जो पैसा है वो मैं 6% से विड्रॉ करूं सिर्फ आखिरी में। एक और रियलिस्टिक थोड़ा मैं चाहूंगा इसको भी। 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये पोस्ट इन्फ्लेशन हमारी चलेगी क्योंकि हम वो पीरियड की बात कर रहे हैं, -1। अगले 25 साल के लिए पैसा चाहिए, ये पैसा हमें चाहिए पीएमटी। से भी वैलिडेट कर लेते हैं यहाँ पे। This is a very important sheet. If you can see how the formulas are applied, maybe आप लोगों को formula applied वाली भी दे देंगे हम, and you can keep playing around with whatever you want to put it here. But understand किस logic पे चल रहा है, because when you play also you should know the logic. तो हम एक बारी मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा पहले। तो इसको हम कह देते हैं स्टेप 1, इसको हम कह देते हैं स्टेप 2, और आखिरी में आता है स्टेप 3। तो स्टेप 1 में आप अपने आज के खर्चे को इन्फ्लेट करते हो फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड। 35 का था, 60 में होगा तो 25 साल के लिए किया, तो 25 साल बाद ये पैसा चाहिए एक्चुअल में, 6 नहीं चाहिए। स्टेप 2 में कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगले 25 साल के लिए कितना पैसा चाहिए, तो हमने वो निकाल लिया यहाँ पे, दोनों केस में वैलिडेट कर लिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये एक्यूमुलेशन फेज पूरा हो गया, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन है। अब हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज, नहीं सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं गलत किया गया, सॉरी। अब एक्यूमुलेट अब करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे किससे? यूजिंग दी एसआईपी डेट वाली। अब हम यहां पे लिख देता हूं आफ्टर रिटायरमेंट
और ये वाला हो जाएगा फिर बिफोर रिटायरमेंट। इसे भी मैं 6 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे कि ये हमारा रेट है जिससे हमें पैसा मिलेगा, ये इतने सालों के लिए होगा। आज की वैल्यू नहीं है, ये फ्यूचर में इतना पैसा चाहिए। तो ये आपका आ गया ईयरली, आ गया कि 5,52,000 ये इन्वेस्ट होगा। इसे भी हम वैलिडेट एक बार कर लेते हैं यहाँ पे। 25 साल है, परफेक्ट। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई कि हमें हर साल इतना पैसा डालेंगे 25 साल के लिए, तो हमारा ये फिगर एक आएगा जो अगले 25 साल के लिए हमें पैसा देगा। मैंने यहाँ पे कोई इक्विटी का रेट नहीं यूज किया है। मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन रिटायरमेंट से पहले 4% लिया है, रिटायरमेंट के बाद भी 4% लिया है। इन्वेस्टमेंट का रेट 6% लिया है, पहले भी और बाद में भी। तो ये फिगर्स चेंज हो सकती हैं, उस बेसिस पे फिर आंसर्स बदल जाते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल सिस्टम हो गया। नॉर्मल मतलब हमारे को एक बाय द बुक ऐसे जाना है और ये ऐसे ही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी पे जो बकेटिंग होती है। अब क्या होता है ना इंडिया में कि हम कहते हैं कि यार एक एज हो गई है और पैसे तो इकट्ठे हुए नहीं है, तो यार मतलब हम आपके पास आए हैं, आप सीएफपी हो, तो यार ये जो आपने बताया इसमें तो मतलब काम होगा ही नहीं, विल नेवर बी एबल टू सेव द मनी दिस दैट। होता है ना मतलब कई बार कि पहले मतलब बच्चा आया, मिडिल क्लास का बच्चा था, आया तो नौकरी लगते ही पहले जब आया तो मम्मी ने कहा कि बेटा मेरे लिए फ्रिज ले दे, स्कूटर पे चल रहे हैं तो यार गाड़ी ले ले, अच्छा लगता है, थोड़ा परिवार साथ में जाता है। तो वो आदमी 40-45 तक कई बार, डिपेंड ऑन सिचुएशन, देखो होता है कि देखो कि वो परिवार का करता रहेगा, उसके पास बच्चा ही नहीं। तो देर इज नो एंड टू मतलब लाइफ इन एनी सर्कमस्टांस। एक एडवाइजर का काम यहीं पे आता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम काम करना। तो मैं फ्रेंकली बताऊं, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा, मतलब कहानी मत समझना इसको। तो मैं बड़ी इज्जत करता हूं अमिताभ कांत की। तो अमिताभ कांत जी हैं, उनको G20 शेरपा इस टाइम, मेरा बड़ा मन है उसका काम करने का, जीवन में मिला तो मौका मिला जरूर करना चाहूंगा। तो उनको शंटिंग पे भेजा, जैसे सर ने एक आईएएस का एग्जांपल दिया। तो शंटिंग पे जब भेजते हैं तो आदमी एक बेसिकली क्या कहते हैं उसको, आपको पनिशमेंट दी सरकार ने शंटिंग। तो उसमें यूजुअली आदमी मतलब आईएएस अफसर होता है, उसका रॉब होता है, तो थक जाता है, हार जाता है, कहता है नहीं मेरे को वापस ले आओ। तो ही इज द ओनली पर्सन आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट, जिस बंदे ने जाके केरला में शंटिंग थी, उसने इनक्रेडिबल इंडिया बनाया। मतलब कि एक ऐसी लिमिटेड रिसोर्स जहां पे कोई उम्मीद नहीं, जहां पे कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। इट वॉज मिस्टर अमिताभ कांत क्रिएटेड इनक्रेडिबल इंडिया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। लोग बैक वाटर्स जाते हैं, सब देखते हैं, मसाज होता है, वट एवर यू मे कॉल इट, लेकिन ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो मेरा ये कहना है कि एडवाइजर का ये काम है कि क्लाइंट के लिमिटेड मनी को बेस्ट वे में मैनेज करके देना, ये है हमारा काम। वरना हमारी क्या जरूरत है, अगर सबके पास वो सारे वो पैसे 2 4 5 करोड़ पड़े ही होंगे तो
वो ठीक है, थैंक यू, वो बस एफडी डालेगा, हर महीने पैसा निकालेगा और काम होता रहेगा। ठीक है, तो मतलब दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। अब हम चलेंगे एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे, जहां पे हम बताएंगे कि कम पैसे से सेम चीज को मैं कैसे मैनेज करके दूंगा। ये बकेटिंग अप्रोच होती है। बकेट का बेसिकली मतलब बाल्टी, पता ही आपको बाल्टी को, मतलब लोग नहाते हो यार बाल्टी से। तो बकेट 1 और मैं कह देता हूँ बकेट 2। तो इसको शुरू करने से पहले पहले समझेंगे मतलब क्या है इस बात का। बकेट 1 का मतलब कि हम हमेशा अभी तक कहते आए हैं इंडिया के बारे में कि मतलब इस चीज को बताने के लिए भी मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने, मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने शुरू शुरू में सीखा। तो हमेशा कोई गुरु जरूर होना चाहिए, आप कभी कोई सेल्फ लर्न ऐसे नहीं होते। तो मिस्टर वरुण मल्होत्रा है, उनसे मैंने सीखा था, उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आई हैड मेड क्वाइट अ लॉट ऑफ लॉसेस इन द मार्केट्स। तो उस टाइम मैंने सर को ज्वाइन किया, अच्छा खासा, मतलब 30-35 थाउजेंड का उनका भी कोर्स होता था। तो वो ज्वाइन करके मैंने सीखा कैसे पैसे को अपने वेस्ट नहीं करना है। मतलब हमें वो पहली बात कहते हैं क्लास में, मतलब मजा आ गया मेरे को सुन के। कहते हैं इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, डोंट कम टू मी। एंड आई वाज अमेज्ड बाय दिस पर्सन, दिस पर्सोना। जो बंदे को पैसे का लालच नहीं है, उसने बोला मेरे को फ्यूचर ऑप्शन। और यहाँ पे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, कुछ कुछ जगह देखा भी है, फ्यूचर ऑप्शन दिखा देते हैं सर हम आपको, मतलब वो खुद का उनका घाटे में होता है और वो आपको फ्यूचर ऑप्शन दिखा रहे होते हैं। आई गेट अमेज्ड। खैर दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन में मैं जा रहा हूँ, मैं आता हूँ वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बकेट वन का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास पैसा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको ये पैसा, अब आप हो गए हो 60 के, अब आपको करना है पैसा विड्रॉ। तो हम कहेंगे कि पैसा विड्रॉ करो, आप 10 साल का टाइम फ्रेम लगाओ एक। इस 10 साल के टाइम फ्रेम में आप पैसा विड्रॉ करते जाओ। तो जब आप इस केस में पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको आगे भी पैसा चाहिए होगा। इसको हम कह देते हैं यहाँ पे 20 ईयर्स। तो पैसा तो लिमिटेड ही होता है सबके पास। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने एक पैसा लगाया जो अगले 10 साल में एफडी में लगाया, और 10 साल बाद वो सारा पैसा जीरो हो जाए, ऐसे लगाए। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है जो मिलता रहेगा एफडी का, ये हमारी इन्फ्लेशन है। अगले 10 साल के लिए हमें पैसा ये चाहिए ऐसे। और हम ये कह देते हैं कि यहाँ से फिगर हम ये वाली ले लेते हैं, चलो कि हमें ये वाली फिगर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 0, कुछ गलत हुआ यहाँ पे, 16, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे आपको, ये देखिए ना, 15,99,500 मतलब 16 लाख हो गया मोटा मोटा, कि हमें 16 लाख रुपए चाहिए, हर साल चाहिए, अगले 10 सालों के लिए चाहिए। तो हम उसको पहली वाली बकेट में डाल देते। ठीक है, तो यहां से मेरा पहला पैसा निकल के आ जाएगा। मुझे रिटायरमेंट पे डे 1 पे पैसा ये वाला चाहिए। ठीक है जी। अब आप एक बात समझिए कि जब 10 साल बीत जाएंगे, तो 10 साल बीतने के बाद ये 16 लाख रुपए है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, पहले न्यू पीएमटी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 16 लाख को 4% से अगले 10 साल के लिए, ये रिक्वायरमेंट आपकी हो गई 23 लाख। 4% से इंक्रीज करते करते 10 साल पे। अब यहाँ पे निकलेगी बकेट 2, कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है ये यही कि निकालूंगा 6% से, फिर वही 4% की इन्फ्लेशन लगाऊंगा, पैसा ये चाहिए,
ये मेरा आ गया पैसा, क्या गलती है यहाँ पे, 1.06 डिवाइड बाय 1.04 माइनस 1, 20 years माइनस दिस 0 एंड 1। हाँ, तो ये पैसा इस पॉइंट पे, इसको हम पकड़ लेते हैं कि 60 साल की उम्र पे ये पैसा इन्वेस्ट करके रख दिया हमने यहाँ पे, और ये पैसा हमें चाहिए 70 साल की उम्र से। ठीक है, तो ये तो एक एफडी बन गई हमारी, जो जीरो हो जाएगी 70 की उम्र तक। लेकिन अगर मेरे को 70 में ये पैसा चाहिए, तो ये चाहिए 70 में। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डिस्काउंट कर सकता हूँ 10 साल के लिए, और वो पैसा 60 की उम्र पे इन्वेस्ट करने के लिए छोड़ सकता हूँ। तो इन्वेस्टिंग एट 60 फॉर 10 years एट 6% रेट। ठीक है, तो हमारी जो ये फिगर है, डिवाइड बाय 1.06 रेट, 10 साल पीछे आ जाएंगे, तो ये पैसा अगर मैं 6% पे इन्वेस्ट करके छोड़ दूं, तो ये पैसा यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ नॉर्मल और बजटिंग स्ट्रेटेजी। इसके बाद अमित जी आप कुछ मतलब एड ऑन यहाँ करना चाहेंगे? नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू। ओके, ठीक है, तो ये डन हो गया मेरा। अच्छा, चलो अब हम आते हैं इसके बाद अपना फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पे, जिसके बारे में हमने डिस्कशन अब करनी है इसके बाद। ठीक है जी, ये डन है, ये डन है, ये डन है। चलो, तो पहला तो होता है सर गिल्ड फंड्स। अब इसको मैं ना मतलब इंडस्ट्री का अनसंग हीरो बोलता हूं। अभी इंडस्ट्री का अनसंग हीरो क्यों है? अब आप मतलब जब भी किसी एलआईसी एजेंट के पास जाओगे, तो वो आपको कहता है मैं आपको ना गारंटीड रिटर्न्स दूंगा। अब वो गारंटीड रिटर्न कहां से दे रहा है? मतलब वो सारा पैसा जो है भाई साहब, वो जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्हीं गिल्ड फंड में लग जाता है। और ये फंड कैसे होते हैं, इंटरेस्टिंगली आप कभी रिसर्च करिएगा, ये हमारे 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के टेन्योर के हैं। तो जो आदमी इसके अंदर 6 से 7% कमा रहा है या 6 से 7% मिल रहा है, तो एलआईसी ने इसी में पैसा डाल के, एलआईसी ने क्या किया, ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपसे लेके इस पॉलिसी में, जिससे 6 से 7% उसको दिया, और आखिरी में आप कस्टमर को आपको वापस कर दिया 5% पैसा कमा के। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मतलब यूलिप प्लान एंड दिस मतलब मार्केट लिंक प्लान। मार्केट लिंक प्लान में तो वैसे भी मुझे लगता है कि 45 की एज के बाद के बंदे को तो जाना ही नहीं चाहिए, मोर्टालिटी चार्जेस आर क्वाइट हाई। यंग एज में 25-30 में ले लिया, यूलिप प्लान सही है। और यूलिप प्लान का भी ऐसा है कि आपको एक चीज यूलिप के बारे में बता दी जाए, अभी बात स्टार्ट हुई है तो यूलिप की ना, कि यूलिप में अगर आपको सब कुछ ई मतलब एग्जेम्प्ट कैटेगरी चाहिए, पैसा लगाते टाइम एग्जेम्प्ट, आपको क्या कहते हैं डिडक्शन लेने टाइम एग्जेम्प्ट, और जब पैसा मिले तब भी एग्जेम्प्ट, तो आपको सालाना 2.5 लाख रुपए ही लगाना है। 2.5 लाख रुपए एनुअल अगर लगाओगे, उसके बाद जब आपको पैसा वापस आएगा तो वो एग्जेम्प्ट है। तो ये ध्यान रखना है। ये मैंने क्या लिख दिया, 25,000 नहीं लिखना, 2.5 लाख लिखना है भाई। 2.5 लाख रुपए, 20,000 महीना पकड़ लो, ये लगाना है यूलिप में बस। अगर लगाना है भी तो यंग एज में जिसने भी,
ताकि जब पैसा मिले सारा टैक्स फ्री मिले। तो मैं आपकी टैक्स की लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूं अभी, और जैसे ही आप 2.5 लाख से ऊपर जाओगे वो टैक्सेशन के उसमें क्राइटेरिया में आता है, लॉ है ये। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिस्कशन और करना चाहूंगा, एक क्विज कर लेते हैं दोबारा, मेरा बड़ा मन कर रहा है क्विज, एक क्वेश्चन था मेरे पास सबके लिए ना। तो चलो एक बारी मैं आ जाता हूँ दोबारा स्क्रीन पे, पहले आपसे बात कर लें, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ जरा। तो मुझे सब ये बताओ कि एक पॉइंट था, मेरा दोस्त और मैं बैठे हुए थे उस दिन साथ में, 2 CFPs थे हम। तो डिस्कशन हो रहा था कि एक बंदा था उसका, मतलब कस्टमर, तो उसके पास 3 करोड़ रुपए थे। तो उस पे वो ब्याज कमाता था 6%, तो 18 लाख रुपए साल के होते थे। तो टैक्सेशन स्लैब में वो जा रहा है। तो उसने कहा कि क्या मैं अपनी बीवी को 1.5 करोड़ रुपए बेच के उसकी इनकम क्रिएट करके ये टैक्स लाइबिलिटी कम कर दूं। तो मुझे ये बताओ कि मतलब एज पर लॉ अगर वो 1.5 करोड़ रुपए उसने बीवी को दे दिए, तो वो जो इनकम आएगी उस एफडी के ऊपर, तो वो हस्बैंड की होगी कि वाइफ की होगी? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। ग्रेट है। ठीक है, मतलब पढ़ लिया मैंने जो आप लिख रहे हो। तो बात ये है कि एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स वो पति की ही इनकम है। उसने वो 1.5 करोड़, वो सीए सिखाते हैं ना कि 1.5 करोड़ रुपए बीवी को दे दिए, अब वो इनकम कमाएगी फिर जी वो आपको वापसी कर देगी। तो सर बात सिंपल है कि अगर तो वो केस स्क्रूटिनी का भी नहीं आया तो बल्ले बल्ले, तो मतलब अपनी किस्मत से खेलना है तो बात अलग है। लेकिन अगर टैक्सेशन से चलना है, टैक्सेशन एंगल से, तो वो उसमें फिर मतलब अलाउड नहीं है, वो फिर आपको बाद में दिक्कत आती है। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर आपका टैक्स नहीं, केस नहीं खुला तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर केस नहीं खुला तो। लेकिन अगर जब खुलता है ना सर, तब केस बदल जाते हैं सारे, तब सारे लोग चले जाते हैं। फिर सब वो जब स्क्रूटनी में होता है ना, फिर वो उस टाइम सब हौच पौच और सब होंगामा चल रहा होता है। खैर आप लोग डिस्कस करना अपने सीएस के साथ, मतलब ये सिर्फ मेरा पॉइंट आपको सिर्फ एक बेसिक लर्निंग के लिए था ऐसे ही। ये मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब ये काफी, आप जाना अपने सीए से डिस्कस करें एक बार जरूर, ये वाला पॉइंट जरूर करना। चलो हम वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे ना। ठीक है जी, ग्रेट है सर। हमने बात करी गिल्ड फंड की कि वो अनसंग हीरो क्यों है इंडस्ट्री का। और हाँ, इसी के साथ में मैं थोड़ा मतलब एड ऑन ये गिल्ड फंड में कर देना चाहूंगा। ये पॉइंट मैं बाद में लिखा था, बट क्या है ना, यहीं पे साथ में कवर करने वाली चीजें होती हैं कि अभी ना आरबीआई का वो जो आपका ये जो आते हैं स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो आपको आगे बोल देते हैं कि जी वो रेट कट हो गया, रेट कट हो गया। तो सर मतलब क्या मतलब है रेट कट हो गया? रेट कट होने का मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में गिल्ट फंड्स को होल्ड करके बैठे हो और आरबीआई ने रेट कट कर दिए, तो आपकी जो वैल्यू है आपके जो गिल्ड फंड्स की, वो मार्केट में वैल्यूबल हो जाएगी, यानी आपकी कीमत बढ़ जाएगी मार्केट में आपकी एग्जिस्टिंग गिल्ड फंड की, अगर रेट कट्स होते हैं तो अगर किसी क्लाइंट के पास बड़ा पोर्टफोलियो है तो उसको डेफिनेटली गिल्ड फंड्स का कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, घूम फिर के बाद वहीं आ रही है। मैंने ये लिखा वाला है ये वाला पॉइंट ना रीएम्फाइज साइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नहीं लोगों को हाँ समझ में आता कि कई हाँ बार हाँ, जब चेक करोगे तो गिल्ड फंड भी 15 17 18 तक भी पहुंच जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा साइकिल है। वो डिपेंड वो वही करता है उस टाइम पे कि मतलब भाई क्लियर है, मतलब जैसे आरबीआई ने अभी पीछे आपने देखा होगा कि रेट को कट किया, तो अगर आप ऑलरेडी एक गिल्ड फंड के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे
या आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर आ रहा था जो इन सब बातों को समझता है, जो रियली पोर्टफोलियोज में डील करता है डे इन एंड डे आउट, तो वो आपके पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप पे बुकिंग करवाता आपके पैसे को। सर आप ये मान के चलो कि स्मॉल कैप में 5%, 5 साल में 300% रिटर्न आए हैं। तो सर ये मतलब रियलिस्टिक नहीं होते कई बार 300% 5 साल में। तो उसने डेफिनेटली एक अच्छा अगर होगा तो वो पैसा पिकवा के गिल्ड फंड खरीदवाए होंगे अपने उसको, कि भैया इन एंटिसिपेशन ऑफ रेट कट, अगर जैसे ही रेट कम किया सरकार ने तो यहाँ पे हमारे गिल्ड फंड की वैल्यू बढ़ जाती है। ये तो गिल्ड फंड का हो गया। एडिशनली आपके जो होम लोन्स होते हैं उसका भी रेट कम हो जाता है, जो आपको बैंक देता है। आपको जो कार्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो भी कम हो जाता है, तो वो भी सेल्स पुश होने में बहुत हेल्प होती है वहां पे। ये एक इंटायर सर्कल है। सरकार कंट्रोल करती है लिक्विडिटी को, तो वो उस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट्स कम ज्यादा करती रहती है। और इनफैक्ट अगर सरकार ने मान लो कि हम कह रहे कट करना, हम कह रहे सरकार ने रेट बढ़ा दिए, अगर सरकार ने रेट बढ़ा दिए और एंटिसिपेट कर रहे हैं हमारे एडवाइजर की रेट बढ़ने वाले हैं, रेट कट ये आरबीआई के जो रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो उस केस में गिल्ड फंड्स को पहले ही बेच दिया जाता है। इट ऑल बात वही है कि आप किससे डील कर रहे हो, कौन आपको एडवाइस कर रहा है। एडवाइस करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एडवाइस वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रही है वो बड़ा जरूरी है। तो ये मैंने किया। साथ में मैं यहाँ पे कह रहा था कि वाई इन एफडी लेस इज मोर। अब वो क्यों है मैंने पहले ही वो एम्फोसाइज कर चुका हूं, सेशन के स्टार्ट में बोला था, बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे घर में भी या किसी के घर में आप जाओ, आजकल ये मतलब होता है कि अरे इनके पापा ने तो वही एफडियां बना बना के मतलब आई नो समवन हु इज retired from excise, a great person from excise. He lives in my block, so he was a good inspector. गन वन साथ में लेके चलते थे वो। तो he only had FDs, and if I talk to him about this point, he will straight away मतलब वो बात सुनेंगे ही नहीं। तो हमें सामने वाले की बात को सुनना है, आकलन करना है और अपने डिसीजन लेने हैं लाइफ में कि 5 लाख रुपए की ही जिम्मेवारी है भाई साहब आपके। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि कल सुबह जाके सारे बैंक के स्टॉक बेच दो, सब कुछ नीचे हो जाएगा, दुनिया बेकार है, मैं ये सब नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम सबके पास एक लिमिटेड मनी होता है, उस लिमिटेड मनी को बेस्ट वे में कैसे मैनेज करना हमें ही देखना है। तो ये हुआ। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं यहाँ पे, सीनियर सिटीजन स्कीम्स के ऊपर। तो सीनियर सिटीजन स्कीम जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5+3 इयर्स के बेसिस पे आती है। पहले 5 साल के लिए होती है, फिर +3 इयर्स आप कर सकते हो। 5 साल आपका ये जो इंटरेस्ट है ये आपका क्वार्टरली आता है आपको, और ये नॉर्मल एफडी से आपको ज्यादा रिटर्न देती हैं। तो घर में जिसके भी मम्मी पापा हैं 60 से ऊपर, मेरे भी हैं, तो भी मैंने भी ये प्लान किया है करने का। तो ही 61 माई फादर। तो आप सीनियर सिटीजन खाते खुलवाओ जाके, एसबीआई में खुल जाते, कहीं भी खुल जाएंगे आपके, तो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मिल जाएगा सीनियर सिटीजन स्कीम्स में। बिल्कुल करो इसको। इंडस्ट्री में कोई बताता इसलिए नहीं है कि भाई कभी कभी जिस ज्ञान में कुछ मिलना नहीं वो बता के मतलब उन्हें को फायदा नहीं होता। देखो क्या बताएगा वो, ये है पॉइंट यहाँ पे ना। ठीक है, हमने सीनियर सिटीजन स्कीम की करी बात, 8 साल आप टोटल इसको कर सकते हो, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है ये, मतलब ये जैसे आप समझते हो ना चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इफेक्ट, सबसे बढ़िया कंपाउंडिंग इफेक्ट मैंने जिंदगी में किसी में देखा है तो इसमें देखा है।
भाई मेरे अंकल थे, वो उस टाइम पे ना मतलब 11% रेट होता था। खैर मतलब वो वक्त नहीं रहे, उसको छोड़ दो बात को। लेकिन आज भी मतलब कम रेट नहीं है, रिस्क फ्री रेट से तो ऊपर ही देता है आपको प्रोविडेंट फंड। तो एक प्रोविडेंट फंड जो कभी भी खुलता है तो उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है? वो पहली मैच्योरिटी जो होगी उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है सर आपकी 1 ईयर 364 डेज। ये हमारी मैक्सिमम मैच्योरिटी है। ये आपका हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप विद या विदाउट सब्सक्रिप्शन पे इसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैं आपको ना इसे एग्जांपल की तरह समझाना चाहूंगा ताकि मतलब एक मजा सा आता है। हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले 15 साल 12,000 रुपए डाले, सिर्फ 15 साल, रेट में ले लेता हूँ 7.75%। तो हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट मैच्योरिटी आई, हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 साल 12,000 रुपए, ये 3,44,000 हमारे बने 15 साल बाद। मैंने 15 साल सीधा लिया है इजी कैलकुलेशन के लिए। तो ये हो गया। अब हम कहते हैं कि इसमें दो केस बनाते हैं, केस 1 विद सब्सक्रिप्शन, केस 2 विदाउट सब्सक्रिप्शन। हम यही 12,000 पे पकड़ेंगे दोबारा, इक्वल्स टू यही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो इसमें सर 5-5 साल के क्लस्टर्स में आप इसको एक्सटेंशन आपको मिलती है सब्सक्रिप्शन। ऑटोमेटिकली अगर एक्सटेंड हो गया तो विदाउट सब्सक्रिप्शन होता है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं एक्सटेंड कराना तो पहले एडवांस में जाऊं, उनसे बात करो ताकि बता सकूं कि विद सब्सक्रिप्शन मैंने करना है इसको। तो मैं अभी 5 साल कर देता हूं इसको फिलहाल के लिए। वही सेम मैं पीएमटी ले लेता हूं। पीवी मेरी पीवी बदल जाएगी, पीवी ये हो जाएगी, ये प्रेजेंट वैल्यू बन गई उस केस में। तो 5,75,000 हो गया इन केस ऑफ विद सब्सक्रिप्शन। और विदाउट में तो खैर सिंपल हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस फिगर को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा हम लोग 5 साल से। ये हो गया हमारा। तो ये मैं अभी कह रहा हूं 1,000 रुपए महीने का मैंने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ अभी। और मेरा टाइम लाइन है 15 प्लस 5 20 साल। और आपको कोई रोक नहीं रहा इसको सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड करने से। और कर लो 15 के ऊपर 15 साल और कर लो, 30 साल कर लो। मतलब मुझे लगता है कि 30 साल बाद तो ऐसा होगा कि यार अब ये पैसा निकाल लेते हैं, बस यार अब रिटायरमेंट आ गई। ठीक है। तो पीपीएफ कवर किया हमने यहाँ पे। मैंने लिखा था बोरिंग बट इफेक्टिव। तो सही में मतलब यार ये बड़ा बोरिंग है, क्योंकि इसमें ना कोई थ्रिल नहीं मिल रहा ना। मतलब वो मतलब आजकल तो वो होता है ना, वो ऑनलाइन अपना लगा दिया और एक वो मतलब किसी भी दिन गए और बटन दबाया, पैसे ऐड हो गए, उस साल के एंड में वो इंटरेस्ट जुड़ गया। मतलब लोगों को ना मतलब बोरिंग चीजें पसंद नहीं है कि यार ये तो बड़ा मतलब इजी सा है। भाई इजी में पैसा बन जाएगा भाई, बनाने की कोशिश करो, बनता है। अच्छा, इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नहीं सॉरी, हाँ करेक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ। जो आप सब मुझे लगता है काफी लोग सैलरीड होंगे तो मेरी इस बात से रिलेट कर पाओगे। तो हम लोग करते हैं इस पर डिस्कशन अभी। ठीक है। तो आपकी एक सैलरी होती है सर, उसमें बेसिक होता है, मान लो वो है 30,000 रुपए। जो आपको ये मिलता है, ये मिलता है आपका रेट, रेट नहीं कंट्रीब्यूशन 12% का। तो आपकी सैलरी में से
एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 30,000 इंटू 12%, ये आपका मंथली कंट्रीब्यूशन हो गया एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर का क्या होता है इस केस में सर? इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है 8.33% जो आपका पेंशन में चला जाता है, जो आपको 58 के बाद ही मिलेगा। 3.67% आपका, इसका टोटल कर लेंगे भाई, देखो आगे 12, ठीक है। तो ये आपका 3.67% ऑफ दिस ये आपका एम्प्लॉयर आपके जमा कराता है। तो टेक्निकली जब आप जाके चेक करना ईपीएफ में, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस आपका ब्याज, जो भी इस पे ब्याज होगा वो जुड़ेगा। आप देखना ईपीएफओ का बहुत अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, तो उस पे जाके देखना। हाँ बस मुझे थोड़ा इसमें एक दो से आया था फीडबैक इनके उस पे, क्या कहते हैं, जब हम रिडेम्पशन करने जाते हैं तो उन्होंने लोगों ने इशू फेस किया। इशू क्या फेस किया कि वो गए रिडीम करने, तो वो जबरदस्ती ना मतलब एक डॉक्यूमेंट आपसे एक बनवा के मतलब टैक्स का कराना चाहते हैं, जिसमें वो लेना चाहते हैं कि आपका कोई ना टीडीएस कटना नहीं चाहिए। अब एक आदमी है जिसका टीडीएस कटेगा, वो एक पर्टिकुलर उससे ऊपर है, तो वो उस बात को समझते नहीं है। उनका वो एक है, मतलब आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, जाके उसको उससे एज इट इज कॉपी कर लेना, जो वो बता रहा है उस फॉर्म को कैसे भरना है। और उस फॉर्म को जब तक सबमिट नहीं करोगे रिडेम्पशन के टाइम पे, तो वो आपको क्या करता रहेगा, रिजेक्ट करता रहेगा। तो मेरे एक दोस्त का 2 बार रिजेक्ट हो गया ये पोर्टल पे ईपीएफ के, जब वो करने गया। तो ये बात हमने आपको बताई। अब ये तो यंगस्टर्स के लिए बता दिया। अब ये एक गेम चेंजर मैं बता रहा हूँ, मतलब एजेड के लिए। एजेड तो सॉरी, एजेड इज द रॉन्ग वर्ड। तो इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास सर लाइफ में ना पैसे होते हैं, कई बार अच्छे अच्छे परिवारों से आते हैं लोग, पैसा होता है लोगों के पास। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सारा पैसा ना निकाल लें। मान लो कि आप बकेटिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हो, मान लो तो आप अभी मान लो 55 साल के हो, आप हो गए रिटायर। आपने कहा मेरा ना वो ये इतना फुल टाइम काम करने का मन नहीं करता, तो है तो 58 की है जिसकी मतलब रिटायरमेंट की और पैसा लेने की, लेकिन ये आपको कोई ऑब्लिगेट नहीं करते कि आपको लेना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कहो जी कि मैं अपने, मेरा एक दोस्त है कोई, उस दोस्त को मतलब आपने बनाया एम्प्लॉयर, और उस दोस्त को बोला यार मैं ना 4 घंटे काम करूंगा तेरे लिए, मैं कंसल्टिंग कर दूंगा तेरे लिए, मैं घर बैठने का मन नहीं लेकिन तेरे साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन फुल टाइम भी नहीं। आप उसको कहो कि यार मेरा ना तू ईपीएफ काट, मतलब कंट्रीब्यूशन कटवाओ अपना, बेसिक सी सैलरी लो उससे, रोज राजा बाबू बन के घर से निकलो, वर्ल्ड घूमो, सब काम भी करो। तो इससे क्या होगा, मतलब जो मैं आपको देना चाहता हूं कि रूल ऑफ 72 होता है। वो क्या कहता है कि मनी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डबल होता है। तो अगर ईपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है, तो इन 9 years वो डबल हो जाना चाहिए। तो इफेक्टिवली इसका क्या मतलब कह रहा हूं कि 55 की उम्र में रिटायर होके दोस्त या किसी यहाँ के किसी जानकार के या किसी के भी XYZ कॉन्टैक्ट्स बना के लिंक्डइन से बन जाते हैं आजकल, उसको बोलो कि मैं यार आपके साथ काम करूंगा लेकिन मैं फुल टाइम नहीं काम कर सकता, मैं अपना एक्सपीरियंस आपका यूज करूंगा, उससे अपना एक पीएफ कटवा लो। तो आपका जो प्रिंसिपल जो इकट्ठा हो रखा है वहां पे, मान लो 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए इस एज में मेरे, तो आप तो इससे मतलब टाइम पास वाला पैसे ले रहे हो, काम कर रहे हो, आपके पास और भी मनी है जो मैनेजमेंट में लगा हुआ है। तो ये तो आपका सबसे टैक्स फ्री मनी है, बढ़िया मनी है। तो ये आपका 1 करोड़ हो गया ना 9 साल बाद। आप घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और ये पैसा आपके लिए काम कर रहा था। कंपाउंडिंग देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये सर सबके लिए आपके।
आपके सबसे घर में इम्पोर्टेंट है बेबी, टैक्स नहीं देना। ये लोग समझ, टैक्स नहीं देना। टैक्स देना ही नहीं ना। पीपल आर रनिंग आफ्टर 10, 11, 9, 10, 11 पर टैक्सेशन का नहीं समझ रहे हैं। टैक्स नहीं देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स ही नहीं देना आपको। आप यार मतलब सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन तो कटवाना है, 15, 20, 25 हज़ार की नौकरी तो मिल ही जाएगी। आप इतने बढ़िया बंदे, इतने आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो आपको मतलब कंपाउंडिंग तो आपके लिए काम कर रही है। कौन सा टैक्स, टैक्स तो है ही नहीं, बैठे बैठे काम हो गया आपका तो। ठीक है, तो हमने ये आपके साथ डिस्कस किया। एक हमारा रह गया है एनपीएस और आरबीआई के बॉन्ड। एनपीएस भी बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं गया था, आपका एफपीएसबी का इवेंट था दिल्ली में, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में। तो वहां पे एनपीएस की वो आई हुई थी स्पोक्स पर्सन, बहुत अच्छा बोली, मुझे तो बहुत मजा आया उनको सुन के। तो आप ये मानो कि दिस इज दी यार टूल विद दी लोएस्ट एक्सपेंस रेशो। मतलब एक्सपेंस रेशो ही नहीं है इसमें तो कोई खास। पैदा हुए बच्चे का खुलवा दो वत्सल्य नाम का, और उसमें धीरे 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 मनी देते रहो। जब वो 18 साल का होगा उसके बाद अपने आप उसको मनी को मैनेज करता रहेगा। तो कंपाउंडिंग आप देखो ना कितनी लगेगी, मतलब सारा तो गेम ही कंपाउंडिंग का है। ये और उसमें भी, एनपीएस ये एनपीएस बच्चों का भी खुलता है? कैसे खुलता हाँ है, जी क्या हाँ जी, मैं? वात्सल्य नाम से खुलेगा। तो अगर 10 साल का बच्चा है किसी का, 12 का, सर कैसे, जीरो, थोड़ा सर एग्जांपल। 0 साल का, सर पैदा होते ही खोलो, पैदा ओके, होते ही खोल दो। कहाँ पे खुलेगा? वात्सल्य नाम से खुलेगा एनपीएस में। ओके, अंडरस्टूड। पैदा ठीक होते है। बच्चे का खोल सकते हैं, अलाउड है। तो इसमें मैं एक सिर्फ ये टच डाउन करूंगा यहाँ पे कि देखो इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट्स का और जनरल का थोड़ा अंतर होता है एनपीएस की, मतलब जो वो लोग इक्विटी में या कुछ कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको सिर्फ इक्विटी का बता दूंगा थोड़ा सा कि क्या है कि इसके अंदर ना एक ऑटो करके एक चॉइस होता है। आप चेक करो अगर आपने एनपीएस लिया है तो विद एज ना वो इक्विटी को कम करता जाता है और डेट को बढ़ाता जाता है, कंपोजिशन को। तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अपने आप को। चेक करना सब लोग अपने लिए जाके कि एनपीएस में सिलेक्ट क्या कर रखा है, मतलब जो दे रहे हो, अगर अगर खुलवा भी रखा है तो मतलब। और इसमें स्विचेस भी अलाउड होते हैं साल में, मेरे हिसाब से एक स्विच अलाउड है। खैर मैं स्विचिंग के ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आज यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि आई डू नॉट मैनेज माई ओन मनी। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा यार, ये क्या बोल रहा है यार ये बात। तो सर इस बात का मतलब ये है कि मेरा मनी मैनेज करने के लिए मैंने किसी और को रखा है। सारा आउटपुट मैं दूंगा, सारा ज्ञान मैं दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास में वो बटन है ना दबाने वाला रिडीम का, तो इचिंग होती रहती है सर लोगों को, बटन दबा के लोग बाहर हो जाते हैं। तो इंटरेस्टिंगली मतलब हंसी की बात है समझना कि मेरा अकाउंट वो मैनेज करता है सारी इन्वेस्टमेंट्स, और उसकी इन्वेस्टमेंट एक और आदमी मैनेज करता है। हम सब अपने लिए अच्छा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि बटन हमें दबाना नहीं, इसलिए सिर्फ वो अर्ज ना हो जाए, इसलिए सबके लिए है। अगर बटन दूसरे के पास रखोगे तो बटन दबेगा नहीं, अपने पास रखोगे तो भैया। ये आरबीआई का रियल डेटा है। अभी एमपी का डेटा आया था कि जो इन्वेस्टर खुद स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को बिना एसेट एलोकेशन को जाने, बिना कोई भी चीज जाने, वो सब बंद कर देते हैं। सो देयर इज एन एग्जांपल इन दिस ऑफ माय फ्रेंड। अब मैं आपको नाम बताऊंगा आज, क्योंकि बता सकता हूँ, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। जनपैक में होता था मेरे साथ, तो हम कुछ लोग करते थे एसआईपी, तो उसने कहा मुझे भी करना है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, करना है आपको। तो उसका भाई लाइफ थोड़ी अलग तरीके की थी, परिवार अलग था, हमारे जैसा उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं था। तो उसने एक 1000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट कर दी। तो बिलीव मी, मतलब 12 महीने पूरे हुए। तो हमने पूछा हाँ भाई दया, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है? तो वो 12,000 रुपये 11,000 पे रह गए थे। बेकार है, घटिया है, तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं, बंद कर दिया उसको। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप सब अगर अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कराए बिना कुछ भी कर रहे हो तो पॉइंट नहीं है। मतलब रिस्क प्रोफाइलिंग इज वेरी नेसेसरी। यहाँ बिना रिस्क प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं। अब मैं आपको सोचो, आपको बता रहा हूँ वहां पे
अभी ये स्लाइड में क्या बता रहा था मैं यहाँ पे आपको, कि मैं कह रहा हूँ कि 10 साल के लिए पैसा एफडी में डाल के छोड़ दिया बंदे ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 20 साल के लिए एफडी में डाल के छोड़ा, यहाँ पे यहाँ से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जब पैसे को वापस 10 साल पहले लाया तो मैं एफडी रेट से ले आया। अगर मैं इसको सिर्फ एक जरा सा चेंज लगाऊं यहाँ पे, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, ये मेरे लिए बताना जरूरी है आपके लिए, कि अगर मैं इसको सिर्फ 10% भी कर देता हूँ मान लो, तो उसकी रिक्वायरमेंट का फर्क कितना है। देखो ये कह रहा फिगर्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, वो आप कर लेना, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो हम एनपीएस की बात कर ली हमने। आप पैदा हुए बच्चे का करा सकते हो। अच्छा, डिबेंचर्स में मैं ये डिस्कस सिर्फ करना चाह रहा था यहाँ पे कि डिबेंचर्स में आपको ट्रिपल ए रेटेड वाले डिबेंचर ही लेने हैं, आपको दूसरे डिबेंचर नहीं लेने। तो मैं आपको एक रियल अपनी फैमिली का एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी ताई जी ने जेपी इंफ्रा के एफडी ले लिए कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी, पोती, तो उसकी शादी में मैं पैसा दूंगी। 5 लाख की उन्होंने एफडी करा ली, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 2 साल वो आया और उसके बाद जेपी का हम सबको पता ही है, खैर विश टाउन भी नहीं बना। खैर दैट इज ए सेपरेट एग्जांपल। मतलब मैं नेगेटिव रिलेशन कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ द पॉइंट इज कि हमें ट्रिपल ए रेटेड पे ही जाना है डिबेंचर के केस में, हमें नहीं मतलब कुछ और, हमें एज ए इन्वेस्टर अपना वो समझना है पहले। लास्टली एक हम बात करेंगे आरबीआई बॉन्ड्स का। तो आरबीआई बॉन्ड जो है हमारे, वो आपके 7 ईयर के लिए इशू हो जाते हैं। फिक्स एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है इसके अंदर, रेट ना तो कम होगा ना बढ़ेगा, तो आप इसको करा सकते हैं। लेकिन इसमें रिडेम्पशन अलाउड नहीं होते, आपका 7 साल के लिए पैसा चला जाएगा। बट अच्छी चीज है ये भी, गवर्नमेंट बैकअप है। इसमें अगर टैक्स आप का क्या रहेगा? ये आरबीआई बॉन्ड में टैक्स का क्या लायबिलिटी किस तरह से रहता है? आरबीआई बॉन्ड्स में टैक्स, हाँ तो ये डेट वाला टैक्सेशन ही तो लगेगा इसमें भी, डेट का ओके, टैक्सेशन बताया था ना। तो इसके बाद मैं एक लास्ट पॉइंट टच अपॉन करूंगा, जो हमने लिखा तो नहीं, कहीं बात नहीं करी, बट अगर आप में से कोई भी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड कर रहा है, मैं रिपीट करूंगा, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी सीरीज सरकार बंद कर चुकी है। 2.5% से लेके 2.75% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मिलेगा लोगों को। प्लस जो हमारा गोल्ड का रेट होता है उसका 3 डेज प्रायर का जो एवरेज होता है, वो प्राइस हमारे को मिलता है गोल्ड बॉन्ड के केस में। तो ये एक बहुत ही कमाल की स्कीम है देखा जाए तो, इसमें इतना अच्छा रिटर्न लोगों को मिल रहा है। सर बिलीव मी, अगर आपके पास ये है तो बेचना मत, 8 साल पूरे हो गए ही आपको टैक्स फ्री पैसा मिलना है, ये नहीं बेचना। तो अमित जी मैं ये कहूंगा कि मेरी तरफ से ये इतना ही है, मतलब जो मैं बता सकता हूँ। इसमें पहले आपको जब एड ऑन करना चाहो तो बताओ। इसमें सुकन्या वाला हमने कवर किया क्या? सुकन्या समृद्धि डेयरी, उनका क्या आइडिया? सर सुकन्या समृद्धि के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके पास ना एलआईसी एजेंट आते होंगे, तो वो आपको कहते हैं कि ना वो करवा लो, क्या कहते हैं, सुकन्या, और उसको उसको वही कहते हैं शादी का वो पॉलिसी समथिंग, वो उसको कुछ कहते हैं, मुझे याद आ रहा है। तो सर मतलब सुकन्या भी मतलब अच्छी चीज है। अभी हमने करा लिया, जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो हमें पैसा मिलता है। कंपाउंडिंग भी आपकी वही लगभग वैसी पीपीएफ की तरह ही उसमें वर्क करती है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं ऐसा। और उसमें कोई टैक्स नहीं लगता ना उसमें भी, उसमें? हाँ वो भी ई कैटेगरी का ही होता है। और उसमें मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितना डाल सकते हैं?
मैक्सिमम लिमिट देखो वो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। मैं पीपीएफ में तो श्योर हूँ 1.5 लाख, लेकिन इसका आई मतलब मैं चेक करके आई गेट बैक टू यू विद एन आंसर ऑन दिस। पीपीएफ में मैक्सिमम 1.5 लाख डाल सकते हैं। पीपीएफ में तो 1.5 है, वो तो श्योर है। ओके, एसएसवाई का मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि मैं ठीक है। गिव आउट नहीं करना चाहता ऐसे गलत फिगर्स, तो मैं बाद में आपको आंसर दे दूंगा उसका। तो यहाँ पे ये मेरा मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ कंप्लीट होता है। अब मैं मूव करूंगा, जो आप हमसे अगर आगे जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम क्या ऑफर करते हैं। तो क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही मतलब आप समझ के चलो पर्सनलाइज्ड है। कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को बताना नहीं चाहता, और ये हमेशा ही ना मतलब एक पर्सनल रिलेशनशिप पे बिल्ड होता है और भरोसे पे बिल्ड होता है। तो हम जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसमें हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग आता है, जिसमें हम ये कैलकुलेशंस आपके साथ करेंगे कि आप किस तरह रिटायर कंफर्टेबली हो पाएंगे। आप इसमें अपनी इन्फ्लेशन रेट्स को चेंज हम कर सकते हैं, आपके बेसिस पे कैलकुलेशन और चेंजेस आते हैं इसमें। आपके पर्सनलाइज बकेटिंग और नॉर्मल स्ट्रेटेजी, आपकी इनकम स्ट्रीम्स को मैनेज करना। अच्छा, ये एन्युटी यहाँ लिखा है, मैं यहाँ पे ना एन्युटी का एक पॉइंट बता देता हूँ। ये जो हमारा ये होता है ना, क्या कहते हैं, एनपीएस, इसके अंदर आप 60% पैसा तो निकाल सकते हो रिटायरमेंट पे, लेकिन 40% पैसा आपको एज एन्युटी वहां छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 60% ही अलाउड है निकालना, 40% आपका एज एन्युटीज रह जाएगा। ये एनपीएस का पॉइंट आप लोगों को बताना था, ये यहाँ कवर किया मैंने। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम डील करते हैं, आपको स्ट्रेटेजी एक बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट सारी कैसे होती है, एक आदमी कोई बता देता है, एक एसआईपी स्टार्ट करा देता है और वो हो जाता है। ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में अगर हमें ढंग से करना है तो हमें पहले एक रिस्क प्रोफाइलर बनाएंगे, उस पर बंदे की रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या क्या एलोकेशन में ये काम करना है। हम आपको एक नेट वर्थ एट प्रेजेंट वैल्यू देंगे, नेट वर्थ एट रिटायरमेंट बना के देंगे इस केस में। और ये मैंने लिखा है मॉनिटरिंग पोर्टफोलियो ट्रिगरिंग पॉइंट्स के ऊपर। तो ट्रिगरिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए या कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इमीडिएटली कनेक्ट करके फिर कोई डिसीजन लेना पड़े या कोई मूवमेंट करनी पड़े, ये तब केस में है। नॉट ऑलवेज मतलब ये होता है, बट स्टिल मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हो जाती है। टैक्स प्लानिंग कराना आपकी, कि आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो अपने करंट और फ्यूचर टैक्स को। स्ट्रेटेजीज हमने अभी डिस्कस भी करी आपके साथ, और कोऑर्डिनेशन विद सीएज है। खैर मुझे लगता है इसमें अमित जी आपका तो एक सीए है ना यहाँ पे अपना। हाँ, यस यस। हाँ, तो अमित जी के साथ वो कोऑर्डिनेशन विद सीएज हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, सर के पास वो है। और इंश्योरेंस के अंदर, इंश्योरेंस या इसको रिस्क कह सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज ये बताऊंगा कि क्या होता है कि या तो हम रिस्क को रिटेन कर सकते हैं या रिस्क को किसी के ऊपर डाल सकते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट है। ये कोई मतलब किसी को बेचने की चीज नहीं है, ये एक कोई साइंस नहीं है। ये एक सिंपल एक है कि आपको रिस्क को रिटेन करना है। क्या आपके पास उतने 5, 10, 15 करोड़ हैं तो ठीक है, आप उस रिस्क को रिटेन कर लो, मत डालो किसी पे वो रिस्क। अब ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी लिखा है, अब इंडिया में लोग लेते ही नहीं है। अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस में अगर कुछ हो जाए हादसा, तो आपको पता है अमेरिका में वहां मतलब एक अगर कोई केस खराब हो जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाए प्रेगनेंसी का, तो वो माफिया मांग रहे होते हैं क्लाइंट से। आपने देखा इंडिया में कभी ऐसा नहीं होता। तो लेकिन इसमें अपने ना पायलट्स बहुत ले रहे हैं, उनका लाइसेंस किसी वजह हाँ, से चला जाए
तो 10 CR तक का इंश्योरेंस ले हाँ, रहे हैं। मान लो प्रोफेशनल लैंडिंग इंडेमनिटी। लैंडिंग गड़बड़ हो जाए और वो गलती हो सकती है किसी से भी और हाँ, कुछ हो जाए, तो लाइसेंस गया, फ्लाइंग नहीं कर सकता, तो उसने इंश्योरेंस ले लिया इस चीज तो का। इस केस में सर क्या है कि आपका मतलब प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो बट द सिवियरिटी इज वेरी वेरी हाई। तो मतलब मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में नहीं लेते। डॉक्टर्स को लेना चाहिए, ये लॉयर्स को लेना चाहिए ये। ठीक है, इसके बाद हम आपके लिए प्रॉपर एक कैश फ्लो और बजटिंग बनाते हैं। एक पूरा कैश फ्लो बनता है आपकी रिटायरमेंट तक का, कैसे आप सारे मनी को मैनेज करते हैं। बात फिर वही है सर कि कंपाउंडिंग आपके फेवर में वर्क करे कि आपके अगेंस्ट में वर्क करे। द एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट कार्ड में वो मतलब 3% मंथली चुकाना है डिफॉल्ट करके, कि पैसे जोड़ के अपने आप को सुखी करना आगे चल के, वो सब आपके हाथ में है सर। डिसीजन आपके हाथ में, पावर है। ये हमारा सर हम कह सकते हैं कि अम्ब्रेला प्लानिंग इसको हम कहते हैं, कि किसी भी बंदे ने एजुकेशन, मैरिज, वेकेशन, कार सब लेने होते हैं, गोल्स होते हैं, हम सबके गोल्स को अलाइन करते हैं। तो इंडिया में क्या होता है ना, देखो जितने गोल्स होते हैं ना वो हमारे मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स को कैसे मैनेज करना, वो हम यहाँ पे हमारा रोल आता है। एस्टेट प्लानिंग, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरे एक डैश गुप्ता दोस्त का। बिलीव करना वो मतलब मेरा बेस्ट ऑफ द बडीज था। मतलब आज मतलब उसके पास सिर्फ वो 2 करोड़ की मतलब अपनी फैक्ट्री रह गई है। तो कितना जरूरी है स्टेट प्लानिंग करना। मतलब 70% से ज्यादा केसेस हमारी कंट्री में जो सिविल के चल रहे हैं वो भाइयों भाइयों के झगड़े के चल रहे हैं। गुरुजी बताओ इस पे, बोलो आप। नहीं, वो तो अच्छा है, चल रहे हैं तो है ना, चल रहा है ना, ताकि 70% चलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही कह के भाई कंक्लूड करूंगा मैं कि आप बहुत ही अच्छी ऑडियंस रहे हो। बहुत अच्छे से मतलब सबने सुना। बहुत मुझे इंटरेस्ट आया बोलने में। मतलब क्योंकि एक बार अच्छे ऑडियंस मतलब मिल जाए, वो अच्छे से सुन रही हो, तो बोलने वाले का भी इंटरेस्ट बढ़ता है, वो झील से बताता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 15,000 के 2 सेशन आपको ऑफर कर सकते हैं, 1 to 1। आप हमसे कंसल्ट करेंगे तो 15,000 इज द प्राइस फॉर 2 सेशन। 1 to 1 कंसल्टिंग करेंगे हम, 45 मिनट्स टू 1 आवर का होता है सेशन। हम कोई जल्दबाजी नहीं करते, हम आपका समय लेंगे पूरा। और लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है क्योंकि आप इनके व्यूअर्स हैं। तो ये 10,000 का प्राइस है आप सबके लिए, 2 सेशन के लिए, 1 to 1 कंसल्टिंग का। ओके, एंड लास्ट में कहूंगा जय जिनेन्द्र। कोई हमारे लिए सेवा हो तो बताइएगा। ओके। All those who are not interested can kindly in the chat give me your name and number. And all those seeing on recording also can connect for this. I will say this fees is very less. It has to increase because as the net worth increases, अभी क्या है, सबके लिए ओपन कर दिया है। आई डोंट नो आप में से किसको कितना जरूरत है, बट एज zeros increase in net worth, the degree of difficulty in advisory also increases accordingly. Today the open offer is very very open to all of you. तो जो चैट में जो भी लिखना चाहेंगे अपना नेम एंड नंबर लिख सकते हैं। फॉर मेनी आई विल टेल यू, एक सेकंड, मुझे आई हैव सम आवाज से स्ट्रगल है, 1 मिनट। ओके, नाउ इट्स ओके। यहाँ पे चैट में काइंडली गिव योर नेम एंड नंबर। देखो डेट वाली प्लानिंग में क्या है ना, शुरू में आज हमने डेट करा है, वी विल कीप डूइंग, we'll keep doing. See, there has to be a person who is authorized by the law to guide you. अदरवाइज तो यार दोस्त में कोई कुछ भी बोल दे, है ना, डॉक्टर यार पेट में दर्द हो रहा है, खा ले यार, ये डाइजीन ले ले, वो डाइजीन लेके ठीक हो सकता है, ठीक है, बट देन देर आर पीपल हु आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल से तो भाई प्रोफेशनल वाला काम चलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग का वी कैन ऑलवेज हैव एन थिंग की जो आई कैन डिस्कस मे बी विद प्रशांत लेटर ऑन प्राइवेटली, कि देखो हमें नहीं पता हमारे एस्पिरेशंस कैसे होंगे। आज खाना बन रहा है मैडम से, बुढ़ापे में नहीं बने किसी से, तो भाई मेड चाहिए कि आज नहीं सोच सकते, आज का खर्चा नहीं है वो। आज खर्चा बच्चे का हो रहा है, कल को बच्चे का खर्चा कम हो जाएगा, पैसे नहीं देगा तो हो जाएगा।
कई बार, पर द फैक्ट इज कि देयर कैन ऑलवेज बी अ फॉल्ट इन प्रिडिक्टिंग अ नंबर इन फ्यूचर, बट इट हैज टू बी स्टिल, इट इज अ बॉल पार्क फिगर, यू कांट बी वेरी रॉन्ग। जैसे अगर मुझे दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाना है, तिरुवनंतपुरम जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि साउथ में जाना है। अगर नॉर्थ में जाऊंगा तो कश्मीर पहुंच जाऊंगा। अब वो कितना दूर है, कितने टाइम में पहुंचूंगा, वो अलग बात है कि भी उतने टाइम में मैं सोच रहा था त्रिवेंद्रम पहुंचूंगा, मैं बैंगलोर ही पहुंचा, बट आई एम स्टिल इन दैट डायरेक्शन, मे बी अ लिटिल शॉर्ट, बट नॉट मे बी ग्रॉसली शॉर्ट। लेकिन अगर मैं मुंह उठा के चली नेपाल की तरफ गया, तो भाई फिर कन्याकुमारी तो नहीं दिखने वाली। दैट इज समथिंग विच अ पर्सन विल टेल। ठीक है, वन ऑन वन कंसल्टेशन रहेगी, परिवार के साथ आके मिले, इट्स समथिंग, मैं कहता हूं एक पोर्टफोलियो हाइजीन टाइप रहती है। जैसे हम अपना टेस्ट करा लेते हैं, मेडिकल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल कितना है, B12 कितना है, ये कितना है, एंड वो बंदा वो टेस्ट या वो डॉक्टर की जो भी है, साल का एक बार चेक हमें एक ट्रैक पे रखता है। मे बी उस टेस्ट से ऐसा नहीं हमारी सेहत ठीक हो जाती है। जस्ट बिकॉज आप एक ब्लड टेस्ट कर लो तो डजंट मीन यू विल बिकम वेरी एनर्जेटिक एंड यू विल स्टार्ट रनिंग 100 मीटर इन 11 सेकेंड्स, नो। बट यू विल नो व्हाट वेयर यू आर हेडेड। मोटा मोटा गणित रहेगा। हमें ये चीज का सेम चीज का करना है। मेरे लिए बहुत लर्निंग सेशन था, बिकॉज क्या है ना, हमें डेट वाली चीज को तो ऐसा गाली सा बना रखा है ना कि डेट की बात कर रहा है तो तू बेवकूफ है। वेयर इन व्हाट हैपेंस, इट्स स्टिल अ सेफ, बिकॉज अभी क्या 3 महीने बाद, ये मेरा प्रिडिक्शन है, 3 या 4 महीने बाद ना अपने आप लोग यहाँ देखने लगेंगे वो मामला यह है क्या। वो सुकन्या समृद्धि में भी 1.5 लाख ही है मेरे ख्याल। 1.5 लाख को तो हम छोटा सोचते हैं, अरे 1.5 लाख, अरे भाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी 12,500 रुपए तक का पर मंथ का मामला है। तो परिवार में सबका जो जो यूटिलाइज कर सकते हैं मेरे ख्याल करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस का भी मेरे हिसाब से करना चाहिए, जहां टैक्स नहीं कटता वहां करना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर आपको 10% मिल रहा है और टैक्स कट के 8 ही बच रहा है, तो बिना टैक्स कटे 8 भी बहुत अच्छी चीज है, और श्योरिटी उसमें ज्यादा है। तो आज के दिन क्या है, इंडिया में 8%, 7% सोच के ना ऐसा लगता है। आप अमेरिका में जाके देखो, ये 8-9% का मारो रिटर्न, एंड वहां देखो कैसे लपकते हैं लोग। ठीक है, मे बी प्रशांत, मे बी समडे एडवांस में हम कभी बात करेंगे रिटर्न्स में, हम डॉलर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या रिटर्न कमाया भाई। लाइक समबडी वाज टेलिंग मी, अरे गुड़गांव की रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं, जैसे बढ़ गए, अरे अरालिया इतना था, ये था। 2011 में डॉलर 45 रुपए था, ठीक है, और वो 13.5 करोड़ की चीज थी, तो $3 मिलियन था। आज $3 मिलियन इज क्लोज टू 27 करोड़, 27 की चीज है, तो डॉलर टर्म्स में तो 1 रुपया रिटर्न नहीं है। और वैसे बोल लो तो कि वो कितने से कितने की होगी, रेंटल यील्ड आ गई, ये आ गई, वो आ गई, क्योंकि हम ये चीज तो देखते भी नहीं है लाइफ में कि कहाँ बैठे, किस रिटर्न्स में कैसे रियल रिटर्न्स लगाने। तो व्हाट इज देयर, मेरे हिसाब से कि ये एक डेट भी एक मेरा बाल्टी है। जैसे मेरे को पानी रखना होता है ना, जब कहीं पानी की कमी पड़ती है, तो मैं कोई बड़ी बाल्टी में रखता हूँ, कोई छोटी में, कोई इसमें, कोई उसमें, मैं सब एक जगह नहीं डालता कहीं पे कि एक ही जगह डाला वहां से लीक हो गया तो क्या है। तो ये लर्निंग है। टुडे वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी विद प्रशांत एंड वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी। एंड मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, जो रिकॉर्डिंग पे हमें सुन रहे हैं दे कैन ऑलवेज ज्वाइन। एंड मैंने इतना जरूर बोल रहा हूँ कि जो भी आपने फीस अभी सुनी है, दिस फीस विल कंटिन्यू राइजिंग इन कमिंग टाइम्स। तो जो जो अभी इसकी सर्विस के लेवल पे कनेक्ट करना चाहता है, बिकॉज अभी क्या सर्विस हमने ऑफर कर लिया है, एफर्ट पता है बहुत ज्यादा है, एंड वो फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू की नेटवर्थ के हिसाब से भी लोग चार्ज करते हैं। अभी हमने एक ब्लैंकेट किया हुआ है, आप टेम्पलेट्स ले लें, वन ऑन वन जो सर्विस लेगा प्रशांत से, जो जो इसके पास स्प्रेडशीट है, ये है वो सब आपको पकड़ा देगा, अपना खेल लेना। ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो बी देयर। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्विकली।